देखो इसमें सॉल्व करता हूँ। तो हम लोग कल क्वेश्चन तो कर ही रहे थे, आई थिंक हमने कंप्लीट ही कर लिया था, कुछ क्वेश्चन बचा होगा। तो ये सब हमने कल सॉल्व किए थे, बस एक बार देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा रह गया होगा। तो ये सब है ना, कल हमने ये सब सॉल्व किए ही थे ऑलरेडी। तो ये सब भी कल किया था सॉल्व। ये सब कल हमने सॉल्व किए थे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्राई करो, ये जिनको समझ आ जाए अगर तो। जैसे ये भी है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा है इस वाले में। आइगन वैल्यू वाले क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत होगा तुम्हें। तो ये तुम ट्राई कर सकते हो, ये देखो सोचो कितना आसान मुश्किल है। जब तक डाउट वाले लोग डाउट भी पूछ सकते हैं, तो अभी मैं इसको देख लेता हूँ एक क्वेश्चन, ये कल हमने स्किप किया होगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ जिन लोगों ने अभी तक ढंग से पढ़े हैं, अरे यार। तो ये मल्टीपल सेलेक्ट है, तो तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। बताओ सॉल्व करके आंसर क्या है, 2 मिनट का टाइम लो, पहले सोचो। आवाज़ आ रही है ना मेरी? 2 मिनट सोचो और इसको बताओ क्या आंसर आएगा इसमें। ठीक है, आराम से सोचो, बताओ। आया आंसर किसी का? है ना, थोड़े से मुश्किल लग रहा होगा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़े मुश्किल होते हैं ना। अब ये है उन्हीं चीज़ों पे बेस्ड। क्या आया? सी सही है, एम एस क्यू है ना, मोर देन वन करेक्ट हो सकता है।
तो यहाँ पे इज आर नेसेसरली ट्रू, बोल रहा है कौन सा जरूरी है कि ट्रू होगा, ये है। तो देखो जैसे ऑप्शंस को डिस्कार्ड करना है, तुम एग्जाम्पल बनाओ, एग्जाम्पल से डिस्कार्ड करो, जो सही होगा वो तो एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, फिर कोशिश करो कन्विंस होने की ट्रू है और उसको प्रूफ करने की कोशिश करो। सी और डी सही है, ओके। बाकी लोग हाँ अभी डाउट करते हैं। हाँ जी भाई सत्यम, तुम्हारा भी डाउट था ना, तो बताओ। तो बाकी इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसमें टाइम चला, अभी देखो लोगों का डाउट देख लेता हूँ क्या है, फिर इस पे आते हैं, या फिर नहीं तो नेक्स्ट क्लास। अच्छा आपका, हाँ हाँ होमवर्क है, ये देख लो होमवर्क, अभी नोट्स भेजूंगा ना कल। ये किस ईयर का है, ईयर भी देख सकते हो यहाँ पे, ये जैम 2021 का क्वेश्चन नंबर 31 है, ठीक है। 2021 जैम का क्वेश्चन नंबर 31 है, इसको सॉल्व करके देखो, नहीं तो न कल पूछो या अगले डाउट क्लास में, कल क्लास में करा दूंगा, बेटर रहेगा। अभी जिन लोगों के डाउट्स है वो देख लेते हैं, जिन लोगों ने मैट्रिक्स से ट्राई किए हैं तो देखिए। सो जो ग्रुप में क्वेश्चंस आए वो मैं सॉल्व कर देता हूँ अभी के लिए। तो आपके प्रोबेबिलिटी के डाउट्स हैं, प्रोबेबिलिटी के डाउट प्रोबेबिलिटी की क्लास में आप रात को ज्वाइन कीजिए 11 बजे, ठीक है जी अंशिका। हाँ 11 बजे ज्वाइन कीजिए प्रोबेबिलिटी के डाउट के लिए। तो अभी लीनियर अलजेब्रा की क्लास है, लीनियर के डाउट बताऊंगा, बाकी 11 से 12 में कोई भी डाउट चलेगा, तो 11 से 12:30 तक डाउट क्लास जनरली होता है। ठीक है 15 नंबर क्या है भाई इसमें, कह रहा है कि ये मैंने एक दिन डाउट क्लास में कराया था इसको, किसी सरवीन तुम्हें कराया था ना ये। 15 नंबर, डिटर्मिनेंट और ट्रेस नेगेटिव एक दूसरे का और +-1 आएगा, किसने पूछा था ये, है भाई सरवीन, देखो तुम्हें कराया था ना क्वेश्चन मैंने। ये तो इजी है ना, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ये 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ये बोला गया है, हाँ तुम्हारे पास सॉल्यूशन है इसका, इसको भेजो लिख के, अगर नहीं समझ आएगा फिर पूछेगा ये। तो सॉल्यूशन लिख के इसको भेजो इस ग्रुप में ही, ताकि बाकी लोग समझ आ जाएगा, नहीं होगा फिर मैं तो हुई, है ना भाई, रात को क्लास आज भी होगी 11 से 12:30 डाउट क्लास, थोड़ा डिले हो जाता है, 11 बजे क्लास गेट की खत्म होनी होती है, वो 11:15 तक चली जाती है, हर क्लास 15 मिनट डिले हो जाता है, तो ये है। बाकी किसी और डाउट है बताओ, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, इसको ही भेज देगा सॉल्यूशन। तो
हम्म ए स्क्वायर का ट्रेस पता है, तो इसके लिए रूल है ट्रेस ए स्क्वायर के ए से कैसे पता चलेगा, उसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा ना, ऐसे डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा मुझे। वो उससे आ सकता, आइगन वैल्यू से आ सकता है, ठीक है ना, कि जैसे, लेकिन उसके लिए तुम क्या, ए का जो ए स्क्वायर का ट्रेस होगा, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर होगा लैम्डा वन स्क्वायर प्लस लैम्डा टू स्क्वायर लैम्डा एन स्क्वायर। एन यहाँ क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है, तो ट्रेस ए होगा लैम्डा वन प्लस लैम्डा एन, वो भी ये है। तो ये आगे मैं भी रहूँगा, तो मैं कल सोच रहा हूँ पहले ये वाला पार्ट करवा दूँ, पहले यही वाला पार्ट करवा दूँ ताकि आगे है ना इजी रहेगा। तो कल पहले मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, तो ये वाला पार्ट हमारा, पहले मैं ये वाला पार्ट डिस्कस करता हूँ कल से, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे, फिर हम आएंगे यहाँ से लेके ये वाले पार्ट पे, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा उसके बाद, तो पहले ये वेक्टर स्पेस करवा देता हूँ, ये बहुत ईजी है, ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर ये सब बहुत ईजी टॉपिक है। इसमें थोड़े तुम लोग को दिक्कत हो सकता है, ऐसा दिक्कत नहीं होगा, तो ठीक से सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अभी के लिए मैं यही वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर देखो ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, चलो बाकी जो डाउट डाउट क्लास में पूछना तुम लोग, तो अभी टाइम भी खत्म हो जाएगा, तो ये डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, क्या है, तो रुको एक मिनट, इसको ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या है, अच्छा ये P एक मैट्रिक्स है, तो देखो ध्यान से आप इसको समझो, ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन ये भी करवा देता हूँ, इसके बाद ये देख लेते हैं, चलो। तो इनका जो क्वेश्चन है इसमें है कि P को देखो आप ऐसा लिख सकते हो, ध्यान से देखो P क्या बोला है, I एक मैट्रिक्स है तो पता ही हमें, J एक ऐसी मैट्रिक्स है सारे एंट्री वन है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1/1 प्लस n टाइम I प्लस J, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, चेक कीजिए। देखो भाई जिनका डाउट है आप चेक करो, I में क्या है, डायगनल्स पे वन है, J में क्या है, ऑल एंट्रीज वन है, तो मुझे लग रहा है ऐसा नहीं, यहाँ पे आएगा 1/n+1 × J, आई थिंक ये ठीक है। अब देख लो बाकी ग्रुप में क्वेश्चन है सब लोग, तो ये ठीक है ना, n×n की मैट्रिक्स है, सो P मैट्रिक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, चेक कर लो सब लोग, क्योंकि ये डायगोनल पे 1/n है, तो ये ऐड होगा डायगोनल पे 2/n है, यहाँ पे ये हो जाएगा, हो तो गया। अब पूछा क्या है, एक्सप्रेस P एज AI+BJ, तो कर तो दिया हमने एक्सप्रेस, ये कहा है AI+BJ। अब क्वेश्चन है कैसे, तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई 1/n+1 और B की वैल्यू भी 1/n+1 ही है, ये चेक करो करेक्ट है कि नहीं। जैसे क्या होगा जब हम ये लिखेंगे डायगोनल वाला, तो डायगोनल पे आएगा 1/n+1 1/n+1, बाकी सब जीरो है, और यहाँ पे ईच एंट्री 1/n+1 1/n+1 1/n+1, ईच एंट्री 1/n+1 है, तो जब ऐड करोगे तो डायगोनल वाले ही तो कंट्रीब्यूट होंगे यहाँ पे, तो डायगोनल पे 2/n+1 हो जाएगा, बाकी n+1 है, ठीक है भाई। किनका डाउट है, ये पूजा आपका ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे आई क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल्स पे वन बाकी सब जीरो, तो उस पी मैट्रिक्स को आप ऐसा लिख सकते हो, बाकी सब यहाँ जीरो लिखने का मतलब सब जीरो है, 0 0 0 यहाँ सब जीरो है, और बट डायगोनल पे 1/n+1 है, यहाँ पे ईच एंट्रीज 1/n+1 है। अब यहाँ 1/n+1 बाहर कर लो क्योंकि सब तो जीरो ही है, तो आई बन जाएगा, तो यही तो हो गया, तो ये आंसर आ गया, ए की वैल्यू, ये आ गई बी की वैल्यू। और आगे क्या बोला है, इट इज नोन दैट द इनवर्स ऑफ पी इज ऑफ द फॉर्म CI+DJ। अब बोल रहा है P का जो इनवर्स है वो CI+DJ है, तो D नंबर है, तो पूछ क्या रहा है ये, तो बताओ C और D की वैल्यू n के टर्म में, तो इजी है ना, तो बताओ P और P इनवर्स में क्या रिलेशन है, P और P इनवर्स में क्या मतलब P और P इनवर्स में फॉर्मूला क्या होता है,
हाँ, तो बस इसको आप यूज कर लो, इससे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ए आई प्लस बीजे को मल्टीप्लाई करो सी आई प्लस डीजे से, ठीक है, इसको आई रख दो, तो हो गया, अब आ जाएगा यहाँ से। आपको ए बी पता ही है तो सी डी यहाँ से निकल आएगा, सॉल्व कीजिए, हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेना, आई का कोएफिशिएंट आई वाले के इक्वल, बिना वैसे करके हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम यहाँ स्टॉप करेंगे आज। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये सब सॉल्व करके भेज रहे हो ना भाई सत्यम, ऐसे ही भेज रहे हो तुम, सॉल्व किए हो ना क्वेश्चंस? हाँ, कौन सा वाला, इसमें क्या पूछना है बताओ। राइट इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढो जिससे इसको मल्टीप्लाई करो और वो आपका क्या हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, ऐसा। तो वैसे कैसे ढूंढोगे? एक तो वही वाला तरीका है जो तुम जानते हो। हाँ, ये भी एक तरीका है, अगर तुम देखो पार्टीशन मैट्रिक्स की हेल्प से, मैंने बताया नहीं, जैसे मान लो कई बार ऐसा रहता है कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जैसे मान लो ए मैट्रिक्स तुम्हारा है, मतलब पार्टीशन मैट्रिक्स थ्योरी बहुत सही है लेकिन उतना मैं बताया नहीं तुम्हें डिटेल में। जैसे मान लो ऐसा अगर होता है कि ये पार्टीशन डायगोनल्स पे A1 A2 AN ये सब मैट्रिक्स है और बाकी जीरो है, ये बाकी जीरो मैट्रिक्स है, तो इसका जब ए इनवर्स निकालोगे ना, और अगर ये पार्टीशन मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो यहाँ आ जाएगा ए इनवर्स A2 इनवर्स AN इनवर्स। तो ये ए इनवर्स, लेकिन जरूरी है कि वो इन्वर्टिबल हो, तो इस तरह की कंडीशन है, देखो अगर पार्टीशन बना के तुम कर सकते हो तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो ब्लॉक तुम बना सकते हो यहाँ पे, देखो तुम्हारा वाला जो मैट्रिक्स है ऐसा दो ब्लॉक बनेंगे, मैं बना देता हूँ देखो। तो यहाँ पे जो तुम्हारा मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसा है, वो है 0 1 1 0, ठीक है, तो इसको एक ब्लॉक बना लेना। अब आगे वाला सब जीरो है, 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे क्या है देखो, 0 0 1 1 0 0 0 1 0। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको बोल दो A1 0 0 A2, ठीक। तो A1 A2 क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। सो तुम ऐसा कर सकते हो, तो यहाँ पे ब्लॉक मैट्रिक्स यूज कर रहा हूँ, आज ही मैंने ब्लॉक मैट्रिक्स पढ़ा, या पार्टीशन मैट्रिक्स, ए का पार्टीशन किया चार मैट्रिक्स में। अब यहाँ से जो ए इनवर्स निकल के आएगी वो आएगी A1 इनवर्स 0 0 A2 इनवर्स। अब A1 तुम्हें समझ आ गया होगा क्या है, तो A1 का इनवर्स तो अलग से निकाल सकते हो तुम, और A2 का इनवर्स अलग से निकाल सकते हो तुम। देखो ए का रैंक 3 है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, ठीक है ना। ए का रैंक 3 है, मतलब A1 का रैंक, सॉरी ए का नहीं, ए का रैंक तो एक्चुअली 5 है। सो A1 का रैंक एक्चुअली क्या है तुम्हारे पास, 2 है, A2 का रैंक 3 है। तो A1 का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होगा, A2 का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होगा, ए का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होगा। तो यहाँ पार्टीशन वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया कि अगर ये वाला मैट्रिक्स मेरा है, इसका इन्वर्स निकालना है तो ये इन्वर्स हो जाएगा। तो ये थ्योरम है, समझो, है ना, दिस इज अ थ्योरम, तो उसको हेल्प यूज़ कर रहा हूँ, अब इसको हेल्प से तुम निकाल लो, हो जाएगा। तो ये पार्टीशन का यहाँ पे एप्लीकेशन आ गया एक्चुअली, ठीक है भाई। तो ये क्या एप्लीकेशन यहीं आज ही दिख गया, तो ऐसे बहुत सारे हैं, हालांकि मैं अगर थोड़े लिखाऊं तुम्हें कि जैसे इसी मैट्रिक्स में कंटिन्यू करता हूँ, देखो जो मैं लिख रहा था ना, इसमें थोड़ा थ्योरी बता देता हूँ, ये थ्योरम था, तो दिस इज अ थ्योरम। अब यहाँ से जैसे तुमसे पूछता है दूसरा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A1। तीसरा पार्ट AN, ट्रेस ऑफ ए पूछेगा तो ये होगा ट्रेस ऑफ A1 प्लस ट्रेस ऑफ A2 अप टू ट्रेस ऑफ AN। तो ये एक पार्टीशन मैट्रिक्स का यूज हो गया, समझो। और इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन अगला पेज है, देखो डायरेक्ट एप्लीकेशन यहाँ पे है, ये तुम्हारा ए है, अभी ध्यान से देखो, तो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं उस रिजल्ट को, ध्यान से देखो। तो अगर तुमसे पूछूं मैं कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A1, तो A1 है 0 इंटू -1 व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A2, A2 का डिटर्मिनेंट निकालो, आई थिंक ये भी -1 आना चाहिए। क्या होगा, इसको मैं अगर इंटरचेंज, इसको यहाँ ले जाऊँ, एक -1 आएगा, और ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इसको चेंज करो +1 1 आएगा,
ठीक है ना। A2 का डिटरमिनेंट 1 आएगा, क्योंकि 2 बार ऑपरेशन लगाऊंगा रो चेंज का तो आइडेंटिटी बन जाएगी, आइडेंटिटी का तो 1 होता है। तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, है ना। एक बार ये इधर जाएगा ना, एक बार इंटरचेंज कर लो, देख लो एक बार सही से। हो गया। अब यहाँ से तुम अगर चेक करोगे तो ए का डिटर्मिनेंट जो होगा तुम चेक करो निकाल के, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A2, तो 1 इंटू -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ए का डिटर्मिनेंट -1 है एक्चुअली। ट्रेस ऑफ ए चाहिए, सो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, ट्रेस ऑफ A1 प्लस ट्रेस ऑफ A2। A1 का ट्रेस कितना है, देखो ट्रेस A1 का 0, A2 का 0, सो 0 प्लस 0 0। और तुम यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि इसका ट्रेस भी, ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये भी आपका 0 हो गया, ठीक है ना। देखो तो वेरीफाई हो रहा है ना रिजल्ट। और इन्वर्स तुम निकाल लो, A1 का इन्वर्स निकालना मुश्किल तो है नहीं। A1 का इन्वर्स डायगोनल को चेंज करो, नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो, और अपॉन डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट तो -1 था, तो डायगोनल को चेंज करो 0 ही रहेगा, नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो, और तो ये सेल्फ इन्वर्स है ये तो एक्चुअली, ठीक है ना। तो यही इन्वर्स आएगा, A1 इन्वर्स ये आएगा। A2 इन्वर्स निकाल लो, तो 3 × 3 है ना, तो A2 इन्वर्स इस तरह से दिखा लो क्या होगा। तो आई थिंक इसका मुझे लग रहा है दोनों सेल्फ इन्वर्स है शायद। क्या सेल्फ इन्वर्स में क्या होता है कि खुद को खुद से मल्टीप्लाई करो, A इंटू ए बराबर आई आ जाए, तो मतलब A² बराबर आई आ जाए, तो A का इन्वर्स A ही होगा, तो A इन्वर्स इज इक्वल टू A। जैसे यहाँ पे हो रहा होगा, तुम अगर A1 स्क्वायर निकालोगे ना, A1 स्क्वायर निकालोगे तो ये आई आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि A1 का इन्वर्स खुद A1 है, चेक करो। ठीक है भाई। तो जी जी, तो मैंने कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन किया है। अरे भाई मैं डिटर्मिनेंट निकाला हूँ उससे, दिमाग में कहाँ रखते हो पता नहीं। मैं इसका क्या डिटर्मिनेंट निकाल रहा था ना, A1 का, A2 का, तो मैं तो A2 का डिटर्मिनेंट निकाल रहा था, डिटर्मिनेंट निकालने में क्यों नहीं लगा सकते ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे A2 का डिटर्मिनेंट चाहिए था ना। हाँ, नहीं कर सकते ना, वैसे मैंने किया भी नहीं, कर भी नहीं सकते हम, तो डिटर्मिनेंट मुझे निकालना था, तो तुम एक्सपैंड करो या प्रॉपर्टीज लगाओ, मुझे A2 का डिटर्मिनेंट निकालना था, तो मैं सोचा एक्सपैंड करने से अच्छा प्रॉपर्टी लगा के कर लो। तो मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए ना, डिटर्मिनेंट के लिए कर सकते, वैसे मैट्रिक्स चेंज ही हो जाएगा, सही कह रहे हैं आप, ये चीज़ है। एनीवे ठीक है, तो बाकी ये क्वेश्चन रह गया, देख लो इसको ट्राई करते हैं। तो इसका रह गया, इसमें क्या है चलो समझो। ये कह रहा है कि कंसीडर अ लीनियर सिस्टम Ax इज इक्वल टू बी, जहाँ A m क्रॉस n मैट्रिक्स है, x n×1 वेक्टर है अननोन है, b m×1 है। फर्दर सपोज देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स m×1 वेक्टर c, एक ऐसा c मिल रहा है कि Ax बराबर c के पास नो सॉल्यूशन है। तो इसका क्या मतलब है, Ax बराबर c के पास नो सॉल्यूशन होने का क्या मतलब है, ए तो m×n की मैट्रिक्स एक्चुअली, है ना। तो डिटर्मिनेंट की आप बात नहीं कर सकते यहाँ पे, ए m×n की मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट की हम बात नहीं कर सकते क्योंकि डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलता है। तो अब मुझे रैंक के थ्रू जाना होगा, तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू कर लेंगे, इतना टेंशन नहीं लेंगे, हम सीधा एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। यहाँ बोल रहा है कि अगर m लेस देन इक्वल टू n है और d फर्स्ट कॉलम है a का, a ठीक है ना, m की वैल्यू लेस देन n है, m क्या था, m×n की मतलब m इक्वेशंस हैं n अननोन्स हैं, तो m इक्वेशन है n अननोन्स हैं, तो देन द सिस्टम इक्वेशन Ax बराबर d हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो मैं एक इक्वेशन बनाता हूँ, ध्यान से देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखो इसको, मैं 3 वेरिएबल बनाता हूँ ना, 2 वेरिएबल बनाने से अच्छा 3 वेरिएबल में। सो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 2। अब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, सी केयरफुल्ली, तो यहाँ a का ऑर्डर कितना है, ये मैंने बनाए हैं 2 इक्वेशंस 3 अननोन्स, तो यहाँ जो मेरा a है ना वो है 1 1 1 2 2 2, ठीक है। तो ये a है, देखो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, मैं एंट्रेंस में सॉल्व करूंगा ऐसे करूंगा, प्रूफ नहीं करूंगा, इतना टाइम नहीं है कि हम आधे आधे घंटे में 4 MSQ है, ये हर ऑप्शन ट्रू हो सकता है, तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ डिस्कार्ड करने का। तो यहाँ से ये आ गया।
अब ये थे कहा कि जो डी वेक्टर है ना, डी फर्स्ट कॉलम है ए का, तो ए का फर्स्ट कॉलम क्या है 1 2, तो डी मैंने 1 2 ही लिया है ना। तो सिस्टम क्या है ए एक्स प्लस डी, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब पहले चेक कर लो क्या कंडीशन दिया था, पहले कंडीशन दिया था कि एक ऐसा सी मिलता है जिस तरीके से ए एक्स बराबर सी हैज नो सॉल्यूशन, हो सकता है वैसा। देखो ये वाली इक्वेशन इफ वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, चेक करो। m लेस देन इक्वल टू n है, m की वैल्यू यहाँ 2 है, n की वैल्यू 3 है। d फर्स्ट कॉलम है a का, d जो मैंने लिया है फर्स्ट कॉलम है a का, ये सिस्टम की बात कर रहा है। तो ax बराबर d के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। बताओ इस सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशन है, देख के बताओ ध्यान से, ठीक है ना, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और रैंक इसका 1 है, तो रैंक रैंक यहां से हम ए ऑगमेंटेड बी, यहां से ए और ए ऑगमेंटेड डी निकालेंगे, दोनों का रैंक 1 ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो हमने वो किया है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ये ऑप्शन फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया, क्योंकि मैंने एक काउंटर एग्जांपल ढूंढ लिया है ना, देयर आर इन्फिनिटली मेनी काउंटर एग्जांपल्स, मैंने एक काउंटर एग्जांपल लिखा इस ऑप्शन को गलत करने के लिए। आप दूसरा तीसरा चौथा पांचवा हजारों एग्जांपल हो सकते हैं, वो बना सकते हो आप। तो ये एंट्रेंस टेक्निक है, सीधा मुझे गलत दिखाना है, तो 1 काउंटर एग्जांपल एंड टू से फॉल्स। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, बोल रहा है कि m अब मोर देन इक्वल टू n है, तो रैंक a जो होगा वो लेस देन इक्वल टू n होगा। m मोर देन इक्वल टू n है, तो रैंक जो होगा वो लेस देन n होगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि रैंक n दिखा दूं, मुझे गलत दिखाना है ना, तो मैं कोशिश करूंगा रैंक को n दिखा दूं। जैसे यहाँ पे क्या था m क्रॉस n था, तो यहाँ पे m छोटा था n बड़ा था, यहाँ m लार्ज लेना है, तो मैं एक ऐसा मैट्रिक्स बनाऊंगा, है ना। यहाँ इसने कहा था कि तो एक मैं a अगर बना लेता हूं ऐसा, तो m मोर देन n है, ध्यान ये रखना है m मोर देन n है। तो यहाँ m क्रॉस n बना तो m मोर देन n है, या इक्वल टू भी हो सकता है। सो मैं m मोर देन n लेता हूँ, तो 3 क्रॉस 2 का मैं बना लेता हूँ, ठीक है। 3 क्रॉस 2, m की वैल्यू 3 2। अब यहाँ मैं लिखता हूँ 1 2, मान लो अभी के लिए कुछ ऐसा 0 1, चलो 1 1 अभी के लिए। मुझे बताओ, या यहाँ पे क्या लिख दूँ, 1 2 ही लिख लो चलो अभी के लिए। बताओ इसका रैंक कितना है, बाकी लोग देख के बताइए। 2 है ना। ये पाइवट एलिमेंट होगा, ये दोनों जीरो बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे है ना, अगर मैं रो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये सिंपली आ जाएगी 1 2 0 1 0 0। क्या करेंगे R3 माइनस R1, तो ये पाइवट एलिमेंट। नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट इन द रो इक्लॉन फॉर्म 2 है, तो इसका रैंक 2 आ गया मेरा। इस वाले में m की वैल्यू 3 थी, n की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 3 थी, n की वैल्यू 2 है। रैंक a निकाला वो 2 आ गई, 2 किसके इक्वल है, n के इक्वल है। इसने कहा था रैंक की गारंटी है n से कम होगी, मैंने एक ऐसा एग्जांपल बना लिया कि रैंक n हो गई, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यस यस, उसी को मैं हालांकि एग्जांपल के थ्रू यूज किया हूं, है ना, क्योंकि m मोर देन n है, तो मिनिमम वाला रैंक हो सकता है, तो रैंक n आ सकता है एग्जैक्टली, तो मैंने वो एक एग्जांपल बना के उसको वेरीफाई कर दिया। थ्योरम से भी आप कह सकते हैं, सही कह रहे हैं ना। मुझे पता है कि रैंक इज मिनिमम ऑफ mn, तो जो छोटा होगा वो रैंक आ सकता है, तो कह रहा रैंक n से कम ही होगा, ये तो गलत कह रहा है ना, यहाँ मैंने रैंक n बना दिया। अब आ जाओ, कह रहा रैंक m से कम होगा। अब यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पहले दो कंडीशन में इफ था, अब कोई इफ नहीं है। अब जरा देखो ध्यान से, ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है और कह रहा है कि रैंक तुम कभी भी कुछ भी लो, रैंक m से कम ही होगा, चेक करो। लेकिन ध्यान यहाँ रखना है तुम्हें कि एक ऐसा सॉल्यूशन मिल रहा था जहां पे नो सॉल्यूशन था। नो सॉल्यूशन होने का मतलब ये है कि सी ऐसा मिल जाएगा कि रैंक ए और रैंक ए ऑगमेंटेड सी डिफरेंट होगा, है ना। तो ये कह रहा था ना कि एक ऐसा वेक्टर जरूर एग्जिस्ट करता है जिसके लिए ए एक्स बराबर सी के पास नो सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि रैंक ए और रैंक ए ऑगमेंटेड सी डिफरेंट हो सकता है, देयर एग्जिस्ट वन सी, ऐसा कोई सी मिलेगा जहां पे ए का रैंक और ए ऑगमेंटेड सी का रैंक डिफरेंट रहेगा, क्योंकि नो सॉल्यूशन है ना। तो इसका मतलब ये था ना कि रैंक ऑफ ए, अगर वो थ्योरेटिकली सोचना पड़ेगा, डिफरेंट है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड सी से, ये इसका मतलब है। तो इसका क्या मतलब है कि दोनों का रैंक इक्वल नहीं हो सकता, तो एक ऐसा सी मिल जाएगा
कि रैंक है ना, तो इससे एक और चीज क्लियर होता है कि ए का रैंक एक्चुअली एन के इक्वल नहीं हो सकता। सॉरी एन कह रहा हूँ, मतलब एम एन में से जो वो होगा, यहाँ पे क्या था हमारे पास, एम क्रॉस एन था ना। अच्छा सी के लिए है ना, क्या होगा, हाँ, वह दोनों इक्वल नहीं हो सकता, सॉरी इन दोनों का रैंक इक्वल नहीं। यहाँ पे कितने हैं, ए का ऑर्डर क्या है एम क्रॉस एन, और सी एक और कॉलम आ गया, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, एम क्रॉस एन प्लस वन हो गया एक्चुअली ना। इसीलिए एन प्लस वन इसका नहीं, मतलब ये नहीं हो सकता, ये तो है ना, इसका हो सकता है कि एन हो, जब इसका रैंक एन है तो इसका रैंक एन प्लस वन होगा, इक्वल नहीं हो सकता, मैं ये कह रहा हूँ। तो इसका रैंक मतलब अगर एन है तो उस केस में ये एन नहीं हो सकता, क्योंकि एन हमने एक एग्जांपल बनाया है, ए का रैंक एन है, तो अगर ए का रैंक एन है तो उस केस में एन नहीं होगा, उससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि कम तो कभी हो नहीं सकता। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कभी भी ए से कम नहीं हो सकता। कॉलम ऐड किया ना मैंने, तो कॉलम ऐड किया तो या तो वो जो कॉलम ऐड किया सी वाला, या तो इफेक्ट नहीं करेगा, या इफेक्ट अगर करता है तो एक रैंक इंक्रीज करेगा एक्चुअली। सो कहने का मतलब ये इसका रैंक एन है तो इसका एन प्लस वन होगा, इसका एन माइनस वन तो इसका एन प्लस वन या एन हो सकता है, लार्जर ही होगा। हाँ मतलब ठीक है कि रैंक ए जो होगा, जो आप कह रहे हो सही कह रहे हैं कि ए ऑगमेंटेड सी से कम ही होगा, ये गारंटी है, इक्वल नहीं हो सकता। अब बताओ, तो यहाँ दो सिचुएशन है, एक केस में मान लो कि m मोर देन इक्वल टू n है, दूसरा m लेस देन इक्वल टू n है, दो केस है। और सोचो, बताओ भाई, मतलब तीन सिचुएशन में यहाँ तुम्हें सोच सकते हो, एक है m इज इक्वल टू n, एक है m स्ट्रिक्टली लेस देन n, एक है m स्ट्रिक्टली मोर देन n। तो जब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, जब m इक्वल टू n होगा, यहाँ m इक्वल टू n नहीं था, ध्यान देना है, तो जब m इक्वल टू n होगा तो मिनिमम तो वही है, और रैंक अगर इसका रैंक n हो गया तो इसका भी n ही होना पड़ेगा। कब, क्योंकि रैंक उससे ज्यादा नहीं हो सकता ना। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, देखो यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ऑर्डर से तुम्हें समझ आएगा, ऑर्डर लिख के बताता हूँ, ठीक है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो ए है ना, जो ए मैट्रिक्स है आपका वो है m क्रॉस n, और ए ऑगमेंटेड सी जो होगी वो होगी, एक कॉलम आपने ए में ऐड कर दिया, यहाँ ए है यहाँ सी है, तो आपने एक कॉलम ऐड कर दिया ना, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा। सो ये ए आई जे यहाँ सी आई है, तो इसका ऑर्डर m रोज है, n प्लस वन कॉलम है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो जब अगर एम एन इक्वल है तो उस केस में n क्रॉस n हो गई, तो ये हो गई n क्रॉस n प्लस वन, ठीक। तो इसका मैक्सिमम रैंक n हो सकता है, इसका भी मैक्सिमम रैंक n हो सकता है। मैं किस सिचुएशन में बात कर रहा हूँ, इस सिचुएशन में जब एम एन इक्वल है तो इसका मैक्सिमम रैंक n हो सकता है। तो इसका मतलब ये है, दोनों इक्वल हो नहीं सकते, वहां से पता है मुझे, तो इसका मैक्सिमम रैंक n जब होगा तो इसका n माइनस वन होना पड़ेगा। तो ये गारंटी है कि रैंक a लेस दैन m होगी, क्योंकि यहाँ mn इक्वल है। दूसरा सिचुएशन, जब m मोर देन n है, तो बताओ रैंक a क्या होती है, इक्वल लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ mn, और यहाँ मिनिमम क्या है, n है ना, तो ये लेस देन इक्वल टू n होगी, और n लेस देन m है, तो ये भी ओके है। तीसरा सिचुएशन देखो, जब m लेस देन n होगा, अब m छोटा है n से, ठीक, तो अब मैट्रिक्स तुम्हारा m क्रॉस n है, तो इस m छोटा है n से, सी केयरफुली यहाँ बोल रहा हूँ m छोटा है n से, तो इसका मैक्सिमम रैंक m हो सकता है। mn में जो स्मॉलर है दैट कैन बी द मैक्सिमम रैंक ऑफ a, सो यहाँ पे m कैन बी द मैक्सिमम रैंक ऑफ a, और यहाँ भी m कैन बी द मैक्सिमम रैंक ऑफ a। अगर इसका रैंक m हो गया तो इसका m माइनस वन होना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, सो इसका मतलब क्या है कि ये भी गारंटी दे रहा है कि रैंक ऑफ ए को m से कम होना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका रैंक तुमने m कर दिया ना तो ये भी m ही हो जाएगी, क्योंकि m से ज्यादा हो नहीं सकती। तो जब इसका रैंक m होगा तो इसका रैंक भी m ही होगा, वाई, बिकॉज ये m क्रॉस n है और ये m क्रॉस n प्लस वन है, तो इसीलिए ये ऑप्शन ट्रू है। अब आपको सोचना है क्यों, चाहो तो काउंटर एग्जाम्पल बना लो, तुम एक ऐसा मैट्रिक्स बनाओ जहां ax इक्वल टू सी के पास नो सॉल्यूशन है, एक ऐसा सी भी ढूंढ लो जहां नो सॉल्यूशन हो, पहले डिसाइड एक इक्वेशन लिख लो जहां नो सॉल्यूशन हो। अब देखो a का रैंक क्या हो सकता है, हमेशा m से कम ही होगा, तो ये ट्रू ऑप्शन है। अब यहाँ पे आ जाओ, अगर m मोर देन n है तो लीनियर सिस्टम ax इज इक्वल टू जीरो, अब ax बराबर b जो सिस्टम था ना, तो उसमें x को जीरो कर दिया, हैज अ सॉल्यूशन अदर देन दिस। तो जब भी ऐसा लिखा हो सॉल्यूशन अदर देन जीरो, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो बोल रहा है कि जब m मोर देन n होगा
तो इस सिस्टम के पास इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो दो ही सिचुएशन है ना, ax बराबर 0 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जब आपके पास ax इज इक्वल टू बी है और इसने कहा है कि m मोर देन n है, मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा है और नंबर ऑफ वेरिएबल कम है, ठीक है ना। तो तुम सोचो रैंक ए के बारे में और रैंक ए ऑगमेंटेड 0 के बारे में सोचो, तो जो रैंक ए का होगा वही रैंक क्या सेम ही होगा ना, बिकॉज ये जीरो 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 कॉलम है और जीरो कॉलम कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो जो ए का रैंक है वही ए ऑगमेंटेड 0 का रैंक हमेशा इक्वल होगा। अब तुम्हें ये देखना होता है इक्वल टू एन हो सकता है क्या, तब सोचो, तो एम मोर देन एन था ना, क्या है एम मोर देन एन है, तो इसका रैंक क्या हो सकता है बताओ, व्हाट इज रैंक ऑफ ए। अगर रैंक एन हुआ, लेकिन ध्यान यहां से ये देखना है कि जब m मोर देन n था, यहां से ध्यान दो, जब m मोर देन n था तो इसका रैंक लेस देन इक्वल टू n है ना, और तो लेस देन इक्वल टू n है, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि क्या इसके पास इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन आएगी या सिर्फ जीरो सॉल्यूशन आएगी। तो इसको एक एग्जांपल से देखना पड़ेगा मुझे, लेकिन n पॉसिबल है, अगर n होगा तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ऐसा कोई सिस्टम बनाओ जहाँ पे रैंक n हो जाए, लेकिन वहां से मुझे ये पता था, वहां से मुझे ये पता है कि रैंक ए और रैंक ए ऑगमेंटेड सी इक्वल नहीं है ना, सो रैंक ए लेस देन है रैंक ए ऑगमेंटेड सी, चेक करो ध्यान से। तो जब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ए का रैंक जब तुम बोल रहे हो एन हो सकता है, तो ए ऑगमेंटेड सी का रैंक क्या हो जाएगा, इसका n प्लस वन होना पड़ेगा, तो उसके लिए जरूरी है कि n प्लस वन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू m हो, है ना, तो मुझे इसको प्रूफ करना पड़ेगा। So if m is more than n, then linear system this has a solution other than x is equal to 0। तो मतलब इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिखाने के लिए तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि रैंक इक्वल तो होगा, ये गारंटी है, बट तुम्हें दिखाना पड़ेगा ये लेस देन n होगी, ये है। तो क्या n कभी नहीं हो सकती, एक एग्जांपल बना के देखो, क्या कोई ऐसा हम एग्जांपल बना सकते हैं जहाँ पे m मोर इक्वेशन हो और लेस इक्वेशन है ना, मतलब क्या बोल रहे हैं m मोर देन ना, m इक्वेशन n अननोन्स, तो 3 इक्वेशन 2 वेरिएबल। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे एक मिनट x प्लस वाई, और मुझे दिखाना, मैं उसको गलत प्रूफ करना चाह रहा हूँ, तो गलत प्रूफ करने के लिए मुझे लेना पड़ेगा कि यूनिक सॉल्यूशन आ जाए, है ना, तो यूनिक सॉल्यूशन मुझे दिखाना, तो मुझे रैंक n लाना है, मुझे कोशिश करना रैंक n आ जाए। तो मैं ऐसा करता हूँ x माइनस वाई और चलो x प्लस वाई, तो ये ले लो एग्जाम्पल के लिए 0 0 0। बताओ भाई, ये इक्वेशन मैंने बनाए हैं, तो यहाँ पे a मेरा किस ऑर्डर का है, m कितना है, m इज 3, n इज इक्वल टू 2, m नंबर ऑफ इक्वेशन, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब यहाँ रैंक बताओ मुझे a का रैंक कितना है भाई, व्हाट इज रैंक ऑफ a, 2 है ना, तो d गलत हो गया, चेक कर लो एक बारी, ये मेरे पास एक रैंक 2 आ गई ना, तो रू किसके इक्वल हो गई, n के इक्वल हो गई। तो यहाँ मैंने दिखा दिया कि n भी तो हो सकती है रैंक, है ना, तुमने कहा कि n मिनिमम तो n ही है, तो रैंक n भी तो हो सकती है, तो आंसर क्या आया, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, तो हमारे अकॉर्डिंग सिर्फ सी ऑप्शन करेक्ट है। आंसर की देख लेना क्या है, चलो यहीं स्टॉप करते हैं, टाइम भी ज़्यादा निकल गया ना, तो ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। इसका आंसर की हालांकि अटैच्ड है, देख सकते हो तुम लोग, तो इसको मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, इसको चेक कर लेना आंसर की, इसमें है हालांकि, ये क्या हो गया, फ्रीज हो गया क्या, ये देख लेते हैं क्या है, लिंक भेज देता हूँ जब तक। एक्स प्लस वाई भी हो सकता है, लेकिन गलत दिखाने के लिए हम एक ऐसा इक्वेशन बनाएंगे, हम गलत दिखाने के लिए ऐसा बनाएंगे कि, ठीक है ना, गलत दिखाने के लिए मैं ऐसा बनाऊंगा कि गलत हो जाए ना, मुझे एक काउंटर एग्जांपल चाहिए। तो देख लो एक बार आंसर देख लो तुम लोग ऑफिशियल में, कहाँ पहुंच गए हम, अगले पेपर पे आ गए क्या, अरे यार किस ईयर का, 2021 का था ना ये, हाँ यहाँ पे आंसर की होगा, क्या क्वेश्चन 31 था, 31 ओनली सी सही है हमारा, है ना, तो 31 का ओनली सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। MSQ है, देखो ये MSQ पार्ट है, 31 से 40 जो होता है वो MSQ होता है, लेकिन इसमें सिर्फ ऑप्शन सी करेक्ट है, तो देखो कैसे मैंने सॉल्व किया है।
तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। गलत दिखाने के लिए काउंटर एग्जाम्पल, ट्रू दिखाने के लिए आपको कन्विंस होना पड़ेगा कि क्यों ट्रू है। प्रूफ लिखना नहीं है, हमें कन्विंस होना है, क्योंकि लिख के दिखाना थोड़ी है उसको। ठीक है भाई, तो अब यहीं स्टॉप करते हैं। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर स्पेस से। विल स्टार्ट विथ वेक्टर स्पेस टुमारो, है ना। तो कल वाला हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कल का पार्ट में अभी ये वाला पार्ट स्टार्ट करूंगा, वेक्टर स्पेस से स्टार्ट करूंगा। तो ये पार्ट हम कोशिश करेंगे जितना हो जाए। अब यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू। तो लेट हो गया तो होता ही है रोज। खुद से सॉल्व करके देख लेना इन क्वेश्चंस को, ओके।